हेलो एवरीवन। आज हम जो आपका अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ था उसका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा तो उसी के जो कॉन्सेप्ट थे वही अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज में। और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर आप इस लेक्चर को देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखें, यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करें। और एक्सरसाइज में आप पहले वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर जब मैं सोल्यूशन बता दूं फिर आप देख लें उसको बाद में। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि इन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो यहाँ पर आपको एक सूची मतलब एक अनुक्रम टाइप में कुछ पद मिलेंगे, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे होंगे। अब हमें बताना होगा कि हाँ ये एपी कब होगी, ये आपको बताना होगा कि ये एपी कब होगी। तो वही हम देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, एक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो मान लीजिए यहाँ से आपने टैक्सी ली और यहाँ तक 1 किलोमीटर आपने दूरी तय की। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आपका किराया पड़ा 15 रुपये। फिर आप इसके बाद जब दूसरा किलोमीटर तय करेंगे तो इसी में 8 रुपये ऐड हो जाएंगे। फिर जब अगला तय करेंगे तो इसी में फिर से 8 ऐड हो जाएंगे। फिर अगला किलोमीटर तो इसी में 8 ऐड होते चले जाएंगे इससे। ठीक, ये आपकी सूची क्या बन जाएगी, अगर हम यहाँ पे सूची लिख लें या अनुक्रम लिख लें तो वो क्या होगा। तो ये पहले किलोमीटर की 15, फिर 15 8 23, फिर 23 8 31, फिर 31 8 39 ऐसे ऐसे डॉट डॉट। तो अगर आप यहाँ पर D1 निकालें तो D1 क्या आ रहा है, 23 माइनस 15, ये 8 आ रहा है। D2 निकालें तो D2 क्या है, 31 माइनस 23, ये भी 8 है। D3 निकालें तो D3 39 माइनस 31, ये भी क्या है, 8 है। था क्या, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 और यही D के बराबर हो जाएगा जो कि 8 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है, चूंकि D1 D2 यानी कि सभी पदों का सार्वंतर समान है, इसीलिए ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है किसी बेलन, यस बेलन क्या होता है, ऐसे सिलेंडर होता है आपका, इसमें कुछ हवा भरी हुई है। ठीक, कुछ ऐसा होता है सिलेंडर, इसमें हवा की मात्रा, अब इसमें एक पंप लगा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है और इससे क्या हो रही है, हवा निकल रही है। ठीक, मतलब ये जब यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इससे हम जब इसे ऑन कर देंगे तो हवा निकलने लगेगी, जब इसे ऑफ कर देंगे तो हवा बंद हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हवा निकल रही है, तो ये पंप क्या करता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए इसके अंदर हवा की मात्रा क्या थी, एक थी, हमने एक मान ली, मतलब एक आयतन थी, ये आयतन में ही हवा होगी। तो पहले तो एक थी। ठीक, फिर ये क्या करेगा, इसमें से जब दूसरा होगा, मतलब जब एक बार खोलेंगे तो शुरुआत में तो ये क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति। ठीक, फिर आपने रेगुलेटर ऑन किया और इसमें से कुछ हवा निकल गई ऐसे, कितनी निकलेगी, एक थी, इसमें से माइनस हो जाएगा एक का 1/4 भाग, यानी कि कितने बचेगी, बचेगी आपकी 3/4 भाग। फिर अब इतनी शेष बची, इतनी तो आपकी निकल गई ना, इतनी शेष बची। अब दोबारा जब आप पंप खोलेंगे तो इतनी शेष बची थी, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 3/4 का 1/4 भाग।
यानी कि 3/4 माइनस 3/16, ये कितना आएगा? अगर एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 3/16 है, ये आ जाएगा 9/16। इतनी हवा बचेगी। फिर अगली बार 9/16 में से 3 नहीं, 9/16 में से 1/4, यानी कि इसका एक चौथाई 9/16 का, तो यहाँ पे कितनी बचेगी? 9×4 = 36 हो जाएगा, -9/64। तो ये कितना आएगा? 9 घटा लो यहाँ से, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 7, यानी कि 27/64। तो अगर आप यहाँ पे श्रेणी देखें तो ये क्या बन रही है, मतलब एक सूची देखें तो सूची क्या बन रही है? सूची आपकी बन रही है 1, फिर 3/4, फिर 9/16, फिर 27/64। अब D1 निकालें तो D1 क्या हो जाएगा? 3/4 में से 1 घटा दें तो ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस का 1/4, होगा कि नहीं होगा? D2 निकालें तो D2 होगा 9/16 में से हम अगर 3/4 घटा दें तो ये कितना आएगा? 9 माइनस 3 के 4 से गुणा कर दो और बटे 16 लिख दो, तो ये आएगा माइनस का 3/16, क्योंकि नहीं नहीं, हाँ, 3×4 = 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गए जाएगा तो 3 ही बचेगा। ये अब देखो, यहीं से आपको पता चल गया है जो हमारा D1 है वो इज नॉट इक्वल टू D2, आगे की हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब ये आ गया तो ये हमारी समांतर श्रेणी में होगी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा, और ये समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शेष हवा का 1/4, यहाँ पे का लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आपने बोर्डमास के नियम में पढ़ा होगा। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे इतनी हवा थी, ठीक, फिर इस हवा का 1/4, यानी कि जब इसमें से हम घटाना होगा तो ये हवा इसमें से माइनस होगा, इसी का 1/4 पर, ठीक। अब कुछ मान लीजिए कम बची, अब फिर इसमें से जब माइनस करना होगा तो इस कम हवा का 1/4 माइनस कर देंगे, फिर कम थोड़ी बचेगी, ठीक। फिर इसमें से कितना माइनस करेंगे, फिर इसका 1/4 पार्ट माइनस कर देंगे, फिर इतनी बचेगी, फिर इसमें से 1/4 पार्ट ऐसे ऐसे माइनस करते चले जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। तो मान लीजिए ये कोई आपका कुआं था, तो चाहिए यहाँ पे हम एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए, 1 मिनट, ठीक, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये आपका कुछ ऐसा ही कुआं होगा, कुछ ऐसा ही कुआं होगा मेरे हिसाब से, ठीक। मान लीजिए ये कुछ कुआं है, ठीक, ये आपका कुआं था। अब इसमें बोल क्या रहा है कि प्रथम मीटर, यानी कि आपने ये 1 मीटर खोदा, ये 1 मीटर खोदा, इसकी लागत कितनी है? 150 है। फिर आप जब अगला 1 मीटर खोदेंगे ना, ये 1 मीटर इसके नीचे, तो इसी में ऐड हो जाएगी 50 रुपीज, तो इसी में 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे। फिर अगला मीटर जब आप खोदेंगे तो ये जो ऐड होके आएगा ना 200 रुपये, अब इसमें ऐड हो जाएंगे 50 रुपीज, यानी कि इसकी क्या बन जाएगी? यहाँ पे बन जाएगा 250। फिर अगला 1 मीटर खोदेंगे तो ये 250 में 50 ऐड हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 300। तो यानी कि पद आपके कौन कौन से मिल गए देखो,
पहले मीटर की खुदाई 150, अगले मीटर की खुदाई पे 200 रुपये बने, फिर अगले मीटर की खुदाई पे 250, फिर अगले मीटर की खुदाई पे 300। ठीक। तो अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ से 1 2 3 4 मीटर खुदाई करने पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। ये मत करना कि हाँ इन चारों को ऐड कर दो, ये फाइनल रुपए बनेंगे जो 4 मीटर खोदने पर देंगे। ठीक। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस D1 निकालो, D1 क्या होगा 200 माइनस 150, देखो 50 आ रहा है। D2 निकालो, D2 भी 250 माइनस 200, 50 रुपीज आ रहा है। D3 निकालो, D3 भी 300 माइनस 250, ये भी 50 रुपीज आ रहा है। यानी कि आपका जो सार्वांतर है वो समान है। सार्वांतर या डी, सार्वांतर या डी किसके बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। प्रथम पद इसका क्या होगा, A1 क्या होगा 150, यानी कि ये क्या होगी हमारी समांतर श्रेणी। ये पद, ये सूची है, ये समांतर श्रेणी है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ये एक अनुक्रम होता है, और अनुक्रम का एक स्पेशल केस होता है जिसमें जो हमारा पदों के बीच का अंतर होता है, जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं, वो इक्वल होता है। सभी पदों के बीच जो सार्वंतर डी होता है वो इक्वल होता है। ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि जो राशि है वो कितने हैं 10,000 रुपये हैं, और राशि 8% वार्षिक दर की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक। तो ये राशि आपकी क्या हो जाएगी, मतलब पहले तो आपकी राशि 10,000 रुपये। ठीक। अब इस पे 1 साल पे ब्याज कितना बनेगा, 1 वर्ष का ब्याज ये क्या होगा, ये होगा 10,000 गुणे 8, और 1 साल की अवधि है, यानी कि ये हो जाएगा 100। ये दो जीरो कट गए, तो ये आ गए आपके 800 रुपये। यानी कि मान लीजिए आपने ये यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, और ये 1 साल का टाइम हो गया 1 ईयर। ठीक। यहाँ पर आपके 800 ब्याज बन गया। ठीक। और 10,000 तो आपके पास रुपए, जो आपका मूलधन था वो तो था ही। तो ये ठीक। तो आपका मिश्र धन कितना बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा आपका 10,800। अब हमें जो अगले साल का मिश्र धन निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे, अब ये मूलधन हमारा काम करेगा। वो अब 10,000 का मूलधन नहीं, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज देखना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो मिश्र धन होता है फर्स्ट ईयर का, उसे हम मूलधन बना लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए, फिर 1 ईयर के लिए हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो फिर दूसरे, यहाँ पे 2 वर्ष का नहीं होगा, ये होगा दूसरे वर्ष पर ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा जो मूलधन के लिए काम करेगा वो करेगा 10,800, और दर तो उतनी ही रहेगी। फिर 1 साल के लिए निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं 1 साल के निकालते हैं। तो हमारा जो ये फिर 100 से भाग करते हैं। 1 मिनट, ये पेन नहीं चल रहा है। तो क्या हो गया है, पेन नहीं चल रहा। तो ये आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो आपका ब्याज क्या आ जाएगा 108 गुणे 8, यानी कि 8×9 = 64, 864 रुपये ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 मिनट, चल क्यों नहीं रहा, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ गया है, ये पेन नहीं वर्क कर रहा। तो आपका ये यहाँ पर 10,800 तो पहले से था, और इसमें 864 और जुड़ जाएगा, तो आपका कितना बनेगा मिश्र धन, ये बनेगा, ऐड कर दीजिए 64, 8 8 16,
ये होगा 11,664। तो हमें पद मिल गए, 3 पद मिल गए, देखते हैं। तो को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो आपका शुरुआत में कितने रुपए थे? 10,000, 10,000 थे। फिर आपके कितने बने? 10,800। फिर कितने बने? 11,664। तो यहाँ पे अगर अंतर देखें तो +800 हुआ है, और यहाँ पे अंतर देखें तो 864 हुआ है। यानी कि ये हमारा D1 हो जाएगा और ये हमारा D2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए हमारा जो ये अनुक्रम बनेगा मिश्र धन का, या अनुक्रम या सूची जिसे जो भी बोल दें, वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो क्या साधारण ब्याज का होगा? हाँ, वहां पर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये हमारा जो मूलधन होता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी हम 10,000 रखते, तो यहाँ पे 10,800 आया था, तो यहाँ पे फिर 10,800 में से 800 में फिर हमें 800 ऐड करना होता। तो ये जो 64 रुपये एक्स्ट्रा हुए हैं, ये नहीं होते, तो हमारा जो मूल वो मिश्र धन बनता, वो समांतर श्रेणी में होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी, यहाँ पे डी होगा, निम्नलिखित हैं। तो प्रथम पद तो दिया ही हुआ है, इसमें कि मैं आपको ये बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, और आप 3 क्वेश्चन अपने आप कर लेना, 2 क्वेश्चन अपने आप कर लेना। तो फर्स्ट बता देता हूँ, सेकंड बता देता हूँ, और फिफ्थ बता देता हूँ। ये वाला और ये वाला आप अपने आप कर लेना। ठीक, तो ये दोनों होमवर्क में रहेंगे, ये और ये होमवर्क में रहेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? ए बराबर है 10, डी क्या दिया हुआ है हमें? 10। तो अगर हम श्रेणी लिखते जाएं तो क्या होती है? ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, और ए प्लस 3D, यही तो होगी ना, ए प्लस 4D। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये A1 है तो ये A1 प्लस डी है, ये मतलब यही पद हमारा A2 बन जाएगा ना, ये बन जाएगा A2 प्लस डी। अब ये वाला पद हो जाएगा A3, तो ये क्या बन जाएगा? A3 प्लस डी, और ये वाला पद बन जाएगा आपका A4। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा? A4 प्लस डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको कल वाले लेक्चर में कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगी आपके? A5, लेकिन हमें A4 तक लिखना है, यानी कि यहाँ तक लिखना है। तो लिखते हैं श्रेणी को, AP यहाँ पे डाल दीजिए, और ये A 10 हो गया। फिर दूसरा पद क्या होगा? A प्लस यानी 10 प्लस, और 2 गुणे 10, यानी कि ये आपका कितना बनेगा? ये बन जाएगा 30, यानी कि दूसरा पद आपका 30 हो गया। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 गुणे 10, ये हो जाएगा 40। फिर फिफ्थ नहीं, फोर्थ आपका 50, यानी कि AP क्या बन के आएगी आपकी? AP बन के आएगी 10। फिर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये थर्ड टर्म निकल के आ गई। ये जो सेकंड टर्म होगी वो 10 प्लस 1 गुणे 10, यानी कि 20 होगी। ये होगी आपकी सेकंड, ये होगी आपकी थर्ड, और ये हो जाएगी, इसे छोड़ दीजिए, ये हो जाएगी आपकी फोर्थ। ठीक, तो 10, 20, 30, 40, ये हो जाएगी आपकी AP। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो A कितना है? -2, D कितना है? 0, D कितना हो गया आपका? 0। तो D आपका 0 है। बस आपको देख लेना है, मैंने क्या बताया था, D 0 हो सकता है, यानी कि आपकी AP क्या बन जाएगी? AP बन जाएगी, ये क्या इशू हो रहा है आज के लेक्चर में? पेन ही नहीं चल रहा। AP आपकी बन जाएगी -2, फिर -2, -2,
-2 और -2। क्यों -2 क्योंकि इनके बीच देखो डिफरेंस 0 हमें करना था, 0 ऐड है, 0 ऐड है, 0 ऐड है। ठीक, अगर हम थर्ड क्वेश्चन देख लें, थर्ड क्वेश्चन था A4 और D आपका -3 था। A4 है और D -3 है, तो A1 अगर देखें तो A4 हो जाएगा, A2 देखें तो A1 प्लस D होता है, ये होगा 4 -3 यानी 1। A3 क्या होता है, A2 प्लस D, ये हो जाएगा 1 -3 यानी कि -2। और A4 जो आपका निकल के आएगा वो होता है A3 प्लस D, ये होगा -2 और -3 यानी कि माइनस का 5। तो आपकी जो AP बन के आएगी, AP क्या होगी, 4 1 -2 और -5, ये आपकी क्या होगी, AP होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम पद A1 क्या है, 3 है, सार्वधातुक यानी कि D कितना हो जाएगा, D होगा 1 -3 यानी -2। इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, यही बराबर होना चाहिए -1 माइनस, ये आई थिंक ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया क्या, 1 -3 -2 हो रहा है, हाँ सही है, -1 में से -1 जाएगा, -2 ही आएगा। और ये होगा -3 माइनस -1, ये भी -2 ही आएगा, यानी कि हमारी ये AP है। क्यों है, क्योंकि D और D बराबर हैं, और A1 क्या हो गया, 3 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, A1 क्या होगा इसमें, -5 होगा। D हम डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं, -1 में से -5 घटा दो, तो कितना आएगा, -1 प्लस 5, ये 4 आएगा, 4 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, D होगा। थर्ड क्वेश्चन, A1 क्या है, A1 है 1/3, देखो 1/3 है, यहाँ पे -5 था, तो D निकालना है, तो ये A2 है, A2 में से इसको घटा दो, यानी कि -5/3 -1/3, ये होगा आपका 4/3, ये आपका D होगा। इस क्वेश्चन को देखो, A1 क्या है इसमें, 0.6 है, D निकालना चाहें तो 1.7 माइनस 0.6, ये क्या आ गया, 1.1। अब आपको ये चेक कर लेना है, यहाँ इन दोनों पदों के बीच डिफरेंस सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर AP बोल दिया है ना, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी को, मैंने बस आपको बता दिया कि आप देख सकते हैं। फिर अब इसमें क्या है, कौन कौन AP है, और यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो AP हम चेक कर लेते हैं, तो D1 निकालते हैं तो 4 - 2 हो जाएगा, ये 2 आया। D2 निकालते हैं तो 8 - 4, ये 4 आया। तो क्या ये AP हो पाएगी, ये AP नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, D1 निकालते हैं। D1 होगा 5/2 -2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। सही देखो, 5/2 आपका 2.5 होता है, 2.5 में से 2 घटाओगे तो आधा तो आएगा, आधे को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब D2 निकालो, 3 - 5/2, ये भी 1/2 आएगा, यानी कि ये तो AP है, ये चूंकि AP है, तो अगर हमें ये वाला पद मतलब 3 पद निकालने हैं ना, तो इसके अतिरिक्त 3 पद, तो ये वाला पद क्या होगा, 7/2 में अगर हम 1/2 जोड़ दें, यानी कि ये वाला पद हो जाएगा 4। फिर अगला वाला पद क्या होगा, 4 में अगर हम 1/2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक, फिर अगला वाला क्या होगा, 9/2 में अगर हम फिर से आधा जोड़ दें तो वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। फिर अगला पद 9/2 में हम फिर 1/2 जोड़ दें तो ये बनेगा हमारा 5, 9 1 10/2 5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट जो पद होते हैं वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, D1 निकालो, -3.2 माइनस माइनस का 1.2, तो ये माइनस का 3.2 और प्लस 1.2 है, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 में से 1 जाएगा तो यानी कि -2 आया D1।
D2 देखें, -5.2 माइनस माइनस का 3.2, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो -5.2 प्लस 3.2, यहाँ पर भी -2 आएगा 2.0, यानी कि ये एपी में तो है। तो अगर हमें इसके बाद वाला टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, -7.2 में हम जोड़ देंगे माइनस का 2.0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9.2। नेक्स्ट टर्म आप समझ गए होंगे ना, -11.2, नेक्स्ट टर्म माइनस का 13.2, क्योंकि हम सभी में -2 पॉइंट जोड़ते हैं, या आप कह सकते हैं कि 2 घटा रहे हैं सभी में से। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आप -7.2 में जोड़ रहे हैं क्या, माइनस का 2.0, या इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम -7.2 में घटा रहे हैं 2, ठीक। ये दोनों तरीके बोलने के सही हैं, ठीक। तो ये सारी आपके क्या हो जाएंगे, अगली 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो माइनस जो यहाँ पे D1 निकालें, ये होगा -10, और माइनस नहीं, सॉरी सॉरी, -6 में से घटाएंगे माइनस का 10, तो ये आएगा -6 प्लस 10, यानी कि ये आएगा 4। D2 निकालना चाहें तो ये होगा -2 माइनस माइनस 6, ये होगा -2 प्लस 6, यानी कि ये भी 4 आएगा। तो ये एपी में तो है। अब यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, इसमें 4 जोड़ दो, +4 करो, 6 होगा, फिर इसमें +4 करो, 10 होगा, फिर इसमें +4 करो, 14 होगा, ठीक। तो ये आपकी अगली तीन तीन जो टर्म्स होंगी वो हो जाएंगी। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये A1 है, और ये इतना A2 है, ये इतना A3 है, ये इतना A4 है, ठीक। अगर हमें D1 निकालना हो तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, यानी कि √2 आया। D2 निकालना हो तो भी हम A3 माइनस A2 कर लेते हैं, A3 क्या है आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2 हो जाएगा, तो ये √2 आएगा, यानी कि D1 इक्वल्स टू D2 तो है, यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी तो होगी। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें तो इसमें जो यही √2 ही तो ऐड हो रहा है, क्योंकि D ही तो ऐड होता है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम 3 टर्म्स निकालना चाहें तो यहाँ पे 3 प्लस 3 √2 है ना, तो जो हमारी A5 आ जाएगी वो क्या होगी 3 प्लस 4 √2। अगर हम A6 निकालें तो ये क्या हो जाएगी 3 प्लस 5 √2। A7 निकाल दें तो ये हो जाएगी 3 प्लस 6 √2, ठीक। तो ये 3 टर्म्स आपकी आगे की आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, क्या ये समांतर श्रेणी में है, ये नहीं होगा समांतर श्रेणी में। क्यों नहीं होगा, देखो इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा, ये हमारा D1 होगा ना, तो ये आपका आएगा 0.02। D2 निकालो तो ये 2 और 2 माइनस 0.22, तो यहाँ ये वाले घट जाएंगे, तो ये क्या आएगा 0.002। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, हेंस क्या होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, ये समांतर श्रेणी आपकी नहीं होगी। जब समांतर श्रेणी नहीं तो हमें अगले पद भी नहीं निकालने हैं। ये एक अनुक्रम जरूर है, क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहला 2, एक बार फिर 2, 2 बार फिर 2, 3 बार फिर 2, 4 बार फिर 5 बार 6 बार 7 बार, ऐसे अनुक्रम तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये समांतर श्रेणी फॉलो नहीं हो रही। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, ये -4 हो रहा है, ये -4 ऐड हो रहा है, या 4 घट रहा है। दो तरीकों से आप बोल सकते हैं, या तो -4 हम बोलेंगे ऐड हो रहा है, या 4 घट रहा है, ये -4। तो अगर अगली टर्म हमें निकालनी हो तो फिर, यानी यहाँ पे -16, फिर -20, फिर -24। देखो हमने ऐसे ही कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 0 ऐड हो रहा है, देखो कोई अंतर है, चूंकि D हमारा 0 हो सकता है तो ये टर्म क्या होगी -1/2 -1/2 -1/2, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, ये +2 हो रहा है, ये +6 हो रहा,
और ये प्लस 18 हो रहा, ये एपी होगी? नहीं होगी। ये एपी हमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे D1 2 है, D2 6 है, D3 18 है, हो ही नहीं सकती। ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे D1 क्या निकल के आएगा? 2a माइनस ए आएगा। D2 क्या निकल के आएगा? 3a माइनस 2a, ये भी a है। यहाँ पर भी देखिए a है, तो ये क्या हो जाएगा? 5a, 6a और 7a। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, अब ये आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये गुणात्मक श्रेणी है। गुणात्मक श्रेणी क्या होता है? थोड़ा सा इंट्रो आप देख लीजिए। गुणात्मक आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको 11th में मिलेगी। ये होता है कि A2 अपॉन A1 ये बराबर होना चाहिए, जो ये निकल के आएगा ये बराबर होना चाहिए। ठीक, A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू A3 अपॉन A2। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में ए करोगे, ये बराबर होगा ए क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि सबका ए आंसर आएगा। तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो नहीं सकती, ये हमारी क्या है? गुणात्मक श्रेणी है। अब आप समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको D1 D2 D3 तो निकालना ही पड़ेगा। तो D1 निकालिए, ये आया ए स्क्वायर माइनस ए। D2 निकालिए, ये आया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आया? ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस वन। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस वन। तो इतना तो पार्ट कॉमन है, लेकिन ये ए है, ये ए स्क्वायर है, इसीलिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2। यदि ये बराबर नहीं तो ये AP नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा हम सही रूप में लिखते हैं, तो ये √2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ? 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 ही तो लिखा हुआ है। 4 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 अंदर बचा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रूट और 2 नवा 18, यानी कि ये 3√2 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 16 दूना 32, यानी 4√2। देखो सब में √2 ऐड हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, √2 ऐड नहीं हो रहा है, √2 की मल्टीप्लिकेशन ये आपकी बनती है, हमको लगता है। रुकिए रुकिए, ऐड ही हो रहा है, ऐड ही हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक, तो ये 2√2 माइनस अगर हम √2 करें तो √2 आएगा आपका, और 3√2 माइनस 2√2 करें तब भी आपका √2 आएगा। 4√2 माइनस √2 आपका कर दें 3√2, तो भी आपका √2 आएगा। तो ये पद क्या होगा? 5√2, या इसको अगर हम इसी श्रेणी में लिखना चाहें तो 5 को अंदर भेज देते तो ये 50 हो जाएगा। अगला पद 6√2, यानी कि अंदर भेज दीजिए तो ये √72 हो जाएगा। नेक्स्ट पद 7√2, ये हो जाएगा आपका 49 गुणे 2, यानी कि √98, ये आपका पद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर, तो ये √3 लिखा हुआ है, ये √6, ये √9, ये √12। इससे हम 3 लिख सकते हैं, इसे हम बदल नहीं सकते हैं √6, इससे हम लिख सकते हैं 3, और इसे हम लिख सकते हैं 2√3। तो आप देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, √6 माइनस √3 is not equal to 3 minus √6. Hence, it is not in AP. This series is not in AP. देखो, इसमें से इसको घटाओ, ये आएगा, फिर इसमें से इसको घटाओ, ये आएगा, ये दोनों इक्वल है? नहीं है, इसीलिए ये हमारी AP में नहीं होगी। ठीक, ये देख लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 3 का स्क्वायर 9, 25। आपको लग रहा है ये AP में होगी? ये भी AP में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पे 9 में अगर हम ऐड कर दें आपका 16, तो ये 16 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 4, 2 24, तो ये भी AP में नहीं होगी, AP नहीं है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी हमारी AP नहीं होगी, क्योंकि 1, 25, 49, 73 ये AP में है? नहीं है। यहाँ पे +24, ये +24, नहीं नहीं, ये AP में है, सॉरी सॉरी, ये AP में निकल रही है। रुकिए 1 मिनट, ये 1 हो गया, ये 25, ये 49 और ये 73। तो इसमें हमने +24 किया, इसमें भी हमने +24 किया, और इसमें भी हमने +24 ही
किया, यानी कि ये AP है। जब ये AP है तो जो आपकी 1 2 3 4 A5 हो जाएगी, वो टर्म हो जाएगी 73 प्लस 24, ये हो जाएगी 97। A6 हो जाएगा 97 प्लस 24, ये हो जाएगा 9 2 7 4 11, हाथ से लगाइए ये हो जाएगा आपका 10 2 12। A7 हो जाएगा 121 प्लस 24, और ये आएगा 5 4। ये आपकी सारी AP हो गई। आपकी एक्सरसाइज जो थी वो समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका सम वाला कॉन्सेप्ट होता है और वो देखेंगे, या तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।